Yeah. Hey, hi Vivek. How are you doing? Hi Hi Suez, Suez. I'm I'm doing doing great. great. How How about about you? you? Yeah, fine, fine, fine. So विवेक हम जो लास्ट पॉडकास्ट में मिले थे हमने उस पर डिस्कस किया था डीप सीक R1 के ऊपर. सो जैसे कि उस समय डीप सीक जैसे आया था लेटेस्ट उसने टेक्स्ट टू टेक्स्ट में बहुत बढ़िया काम किया था. It was not computationally heavy and comparable to ChatGPT and this OpenAI's model. So that was well we have seen about the DeepSeek. So हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कशन करेंगे डीप सीक जेनस प्रो के बारे में जो कि एक मल्टी मॉडल है 7 बिलियन और 1.5 बिलियन पे है. सो ये भी मतलब दिस इज नॉट कंपेरेबल आई कैन से कि इसमें जो बेंचमार्क्स मैंने देखे हैं इसने डाली थ्री जो चैट जीपीटी यूज करता है ओपन एआई यूज करता है इमेज के लिए उसे भी सरपास कर दिया है एंड इट्स डूइंग प्रीटी गुड. सो आज का हम डिस्कशन इसी के ऊपर करेंगे. सो या लेट्स स्टार्ट. Yes, thanks, Suez. What happened with this DeepSeek R1 research paper? It was doing phenomenal job on text to text predictions, या right? कि वो एक LLM था जिसमें एक टेक्स्ट इनपुट जाता है और एक टेक्स्ट ही आउटपुट आता है, ठीक है? और उसके ऊपर वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, बट इट वाज नॉट एबल टू प्रोसेस इमेजेस. या ठीक है. सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर आफ्टर रिलीजिंग डीप सी कार्बन जेनस प्रो नाम का मॉडल रिलीज कर दिया और उसका रिसर्च पेपर भी आया. राइट. सो ये एक मल्टी मॉडल मॉडल है जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों इनपुट जा सकते हैं और दोनों ही आउटपुट के फॉर्म में आ सकते हैं. राइट. सो आज हम जेनस प्रो के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन. या सो वी विल डिस्कस इट या फर्दर. मीन वाइल यू आर शेयरिंग कि इसका जैसे जो इसका प्रीडिसेसर मॉडल था वो था एक जेनस फ्लो जैसा आपने बताया. तो हम देखते हैं इसमें जेनस प्रो में उन्होंने क्या ऐसा किया है समझते हैं. ओके या यू विल शेयर. Yes. Is my screen visible, Suresh? या इट्स विजिबल. Great. So, yeah, as you rightly said कि इस पेपर के दो पार्ट थे. एक इससे पहले भी एक प्रीडिसेसर आया था जिसका नाम जेनस फ्लो था. उसके बारे में भी हमें जहां भी रिक्वायरमेंट होगी इस पेपर को समझने के लिए वी विल ट्राई टू रिविजिट सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द जेनस फ्लो एज वेल. या So we are starting with this PPT and this video, and as the name of this topic suggests, कि DeepSeek Janus Pro, a game changer in the multimodal AI. Okay, and by seeing the performance of this DeepSeek Janus Pro, we can rightly ask this question कि क्या या सच में दिस इज अ गेम चेंजर एंड दिस इज द करेक्ट. रियलिटी. क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उसके कंपैरिजन में व्हेन आई विल शो यू कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सो आप लोगों को भी ये गेम चेंजर मॉडल लगेगा. सो लेट्स बिगिन. या या. सो एज वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन कि डीप सीक ने जैसन प्रो नाम का पेपर रिलीज किया है. इसके प्रीडिसेसर का नाम जेनस फ्लो है या जिसका कंप्लीट नाम हार्मोनाइजिंग ऑटो रिग्रेशन एंड रेक्टिफाइड फ्लो और यूनिफाइड मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन है. या एंड द जेनस प्रो इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट अपॉन द प्रीवियस वर्जन. आप अगर आर्किटेक्चर भी देखोगे दोनों के आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. इट इज समटाइम्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई कि डिफरेंसेस क्या है. राइट. सो हमें जब भी नीड पड़ेगा जेनस फ्लो से कुछ चीजें रेफर करने के लिए वी विल डेफिनेटली स्टार्ट दोज टॉपिक्स एज वेल. राइट. या एंड सो वी वी सो इसकी नीड क्यों आई. एक हमको मल्टी मॉडल एलएलएम बनाने की डीप सीक को एक नीड क्यों पड़ी. सो जनरल जो एक एलएलएम जो होता है वो एक टेक्स्ट को इनपुट के फॉर्म में लेता है और करेक्ट. रिस्पॉन्स भी एक टेक्स्ट के फॉर्म में करता है. सो डीप सीक R1 का जो पहला पेपर है जो पहला मॉडल है वो या भी सेम मॉडल है जिसमें एक टेक्स्ट का इनपुट जाता है और रिस्पॉन्स भी एक टेक्स्ट के फॉर्म में आता है. बट इट वाज नॉट एबल टू take any image in the form of input, and neither it was able to generate any kind of image. Right. या So this was the problem. To solve this, they came up with this next model, that is a multi-modal large language model. So in multi-modal large language model we are able to provide image and text both as an input, and also we can generate images or text whatever is required. So that is called a multi-modal large language models. या Right. करेक्ट. So in a multimodal large language model, there are two kind of problems that
a multimodal large language model solves. पहला प्रॉब्लम है इमेज अंडरस्टैंडिंग का और हम्म। दूसरा प्रॉब्लम है इमेज जनरेशन का. सो इमेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, सपोज कि आपने इस MLLM को एक इमेज प्रोवाइड किया हम्म। और साथ ही में आपने उसको एक क्वेरी प्रोवाइड किया, लाइक व्हाट आर द किड्स डूइंग. So या this is our query and this is the image where we can see that some of the kids are playing in some park. Okay, so if we feed this kind of input in our model, हम्म। so it should respond in a form like kids are playing in the park. So ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, the यस। model needs to understand the image well and model needs to understand the query well. करेक्ट। तो So यहाँ पे उन्होंने obviously, यस उनकी yeah, इमेजेस ले ली और इमेजेस पे उन्होंने क्वेरी दे दी और दोनों के कुछ उन्होंने विजुअल वेक्टर्स निकाले होंगे और कुछ टेक्स्ट वेक्टर में उसको कुछ कन्वर्ट किया होगा और फिर एक उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि यस दिस किड्स आर प्लेइंग इन दिस प्लेग्राउंड, देयर इज वन बाइसिकल और समथिंग दे हैव गिवन, या इट्स हियर किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, करेक्ट। yes, so that is the task of image understanding. So यस। in this particular part, the model is only trying to understand the scenario, the image. And by understanding this image, then it goes back to the query or the question asked to it, and it responds to it in the form of a text, या right? So this is how the image understanding tasks work. या So there are multiple multimodal large language models and one of them is lava, जिसको हम इस पेपर में भी कुछ कुछ जगहों पर यूज करेंगे because they have also utilized it at some of the places, right? या Okay, so now going back to another task. Before that, we will discuss कि इमेज अंडरस्टैंडिंग के टास्क में एक हम जो DeepSeek R1 मॉडल का जो परफॉर्मेंस है जो उन्होंने अपने पेपर में ही शेयर किया, एक बार उसको देख लेते हैं. या तो उन्होंने क्या किया है, दे हैव ट्राइड टू प्रोवाइड दिस इमेज जिसमें आप देख सकते हो कि लाइक ऑल ऑफ अस वी नो कि ये किस चीज का इमेज है. दिस इज अ टॉम एंड जेरी कार्टून शो that we all might have watched, or they have provided this beautiful image and asked, can you introduce the background story of this cake? And या I would like everyone to focus on the output it has provided. It is saying that this cake is themed around the classic cartoon character Tom and Jerry. The cake features the characters Tom, the cat, and Jerry, the mouse, in the playful setting with a backdrop that introduces the word Tom and Jerry. The cake itself is decorated with fondant shapes like cheese, which is a recurring theme in the cartoon series. जी। The design also includes a small fondant house with a door, adding to the whimsical and playful theme of the cake. So, a few things that I want to point out. With all the little details that it has mentioned, it has told about the Tom and Jerry written in the background, या the cheese and the gate, everything very detailed. या Apart from that, one very important thing that you can notice is this classic cartoon character, Tom and Jerry. This जी। word classic cartoon character, from where it is coming? You cannot, if you have not seen this cartoon series, so you cannot try to find out that this is a cartoon character from a famous series, एक्चुअली right? यस, एक्चुअली ये क्या कर रहा है कि जो हमने इमेज दी हुई है उसमें केक टॉम एंड जेरी दिख रहा है, उसमें कुछ चीज़ की पीस बने हुए हैं, उसमें चीज़ पे कुछ बना हुआ है और ये एक क्लासिक कार्टून जैसे हम अपने टाइम पे देखते थे, जैसे आप भी देखते होगे टॉम एंड जेरी। सो उसने वहां से इस इमेज से उस चीज को उठा करके उस कॉन्टेक्स्ट से रेफर किया है थ्रू एलएलएम। Yes, यस, और फिर उसे yes, एक्सप्लेनेशन दिया है। सो यहाँ पे एक वो एक्सप्लेनेशन भी है जो इस इमेज में नहीं दिख रहा है, जो हमें पता है थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। yes. And this is the very beautiful answer, या जिसमें कि इसने इस इमेज के डिटेल्स को तो मेंशन किया ही है, साथ में अपने कुछ जनरल नॉलेज को यूज करते हुए इसके बैकग्राउंड स्टोरी को भी बताया है, राइट? और वो जनरल नॉलेज इसके अंदर कहाँ से आता है, जो इसके पास एलएलएम है, जो इसका बैकबोन है, जो कि मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर, बिलियंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसने एक लैंग्वेज सीखी है, उसने उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जी। राइट? सो वहां से वो एक जनरल नॉलेज क्रिएट करता है
अगेन ये इस इमेज को एनालाइज करता है और दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा आंसर राइट करता है, राइट? या सो दिस इज अ फिनोमिनल आंसर. नाउ नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जो अगला टास्क जो है, जो कि एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता है, वो है एक इमेज जनरेशन का टास्क. कि या एक प्रॉब्लम हो गया जिसमें आपने एक इमेज को एज अ इनपुट दिया, उसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, उसने उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स उस इमेज और क्वेश्चन दोनों को देख करके दे दिया. ठीक है, वेरी गुड. दूसरा टास्क है जिसके अंदर हम मॉडल को बोल रहे हैं कि आप एक इमेज जनरेट करो. सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल को बोला कि अ क्यूट डॉग प्लेइंग इन द पार्क, सो टू जनरेट अ इमेज फॉर दिस. सो उसने एक ब्यूटीफुल इमेज जनरेट करी है. ठीक है, सो इमेज जनरेशन का काम भी एक MLLM का टास्क है. सो देयर आर टू टास्क. वन इज अंडरस्टैंडिंग द इमेज करेक्ट. फ्रॉम, जो कि इसमें आता है, जो इस इमेज के बैकग्राउंड स्टोरीज को या एनालाइज करने की कोशिश करता है. एंड द अनदर टास्क इज टू जनरेट अ डिफरेंट इमेज, थ्रू सम राइट? गिवन तो इमेज कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट. जनरेशन का टास्क जो होता है, या स्टेबल डिफ्यूजन, डायल E3, रेक्टिफाइड फ्लो, ये सारे मॉडल्स के थ्रू होता है, या राइट? यू वांट टू से समथिंग? नहीं नहीं, कैरी ऑन. वैसे दिल्ली हमने देखा हुआ है कि या हम कुछ नहीं करते हैं, उसमें हम अपना प्रॉम्प्ट दे देते हैं. और या सबमिट जर्नी भी आया था, तो हम उसमें कुछ नहीं, अपने प्रॉम्प्ट दे देते हैं, हमें अपने सीन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, हम कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके रिगार्डिंग वो हमें एक इमेज दे देता है उस टेक्स्ट से रेफर करके. सो दैट इज द इमेज एग्जैक्टली, जनरेशन जो हमें पता है अभी तक का. यस. रेक्टिफाइड फ्लो एक MLLM नहीं है, लेकिन ये इमेज जनरेशन के काम में आता है. यस. फाइन. सो अब आते हैं कि इनके नाम में भी, इस अगर हम पेपर के नाम के ऊपर जाएं, ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है यूनिफाइड मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, करेक्ट. राइट? सो इसमें क्या किया है कि एक ऐसा मल्टी मॉडल बनाने की कोशिश की गई है जो कि इस अंडरस्टैंडिंग, इमेज अंडरस्टैंडिंग के टास्क को एंड इमेज जनरेशन के टास्क को कंबाइन कर दे, राइट? तो हमारे पास एक मॉडल है जो कि ये वाला काम करता है, जहां पर वो एक इमेज लेता है, उसको एक्सप्लेन कर देता है, या डिस्क्राइब करता है. एक ऐसा मॉडल है जो कि एक टेक्स्ट लेता है और उसके बेसिस पे एक इमेज क्रिएट कर देता है. एंड नाउ वी विल हैव दिस यूनिफाइड जैसन मॉडल. प्रो. Yes, that is unified model that जी. that can take all kind of inputs हम्म. in one model, जिसके अंदर आप एक इमेज डाल के उससे क्वेरी पूछ सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन आल्सो आस्क इट टू जनरेट एन इमेज, करेक्ट. राइट? सो इट इज अ कंबाइंड मॉडल. और जेसन प्रो भी एक जेनस प्रो भी एक कंबाइंड मॉडल है, या राइट? सो सर्विंग What बेसिकली is the बोथ पर्पस. strategy? It is for both purpose. या Yeah. So we will discuss about the strategy. Okay, and what is the different work that Janus Pro has done. Okay, so most AI model, like I would say कि Janus Pro पहला ऐसा मॉडल नहीं है जिन्होंने एक ऐसा मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया है जो यूनिफाइड वे में काम करता हो. There are other models as well, but most of the model use a single encoder for both understanding and generation image, या जनरेटिंग द इमेजेस. ओके, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. प्रॉब्लम पहले स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से होता है. दीज टू आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क्स. Understanding an image and generating an image are two different kind of visual understandings, right? So for doing both of these tasks while using only one encoder, it creates a problem of task interference, ओह. right? या सो मॉडल एक चीज को लर्न करने की कोशिश करता है तो दूसरे के ऊपर हो सकता है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए. ओके, सो दैट कॉज द इंटरफेरेंस इश्यू एंड दैट रिड्यूसेस द एक्यूरेसी. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स इन द मार्केट currently are following this particular way, but Janus Pro, they have come up with the way of decoupling visual encoding and understanding for understanding and generation task, या right? तो उन्होंने क्या किया है ना कि इमेज अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अलग इनकोडर बना दिया है और इमेज जनरेशन के लिए एक दूसरा इनकोडर बना दिया है. ठीक है, हम इनके बारे में दोनों के बारे में बात करेंगे, राइट? या और इसके आर्किटेक्चर पे वी विल गो टू द
architecture. So before going to the architecture, do you want to add something here? नो, इट्स फाइन। मतलब उन्होंने मैंने भी पढ़ा था कि जो टास्क इंटरफेरेंस होता है सिंगल इनकोडर के कारण, कि दो टास्क हैं, सो दो टास्क अगर अलग अलग है तो दे शुड हैव सम डेडिकेटेड इनकोडर्स फॉर दिस टास्क स्पेसिफिक थिंग, so that they have हाँ, introduced in the Janus Pro. Yeah, you can yes. carry on. So they are using the way of decoupling these two things, for one for understanding the image and another for the generation task, Yeah, right? Fine. And let's go to this Janus Pro architecture. So yeah, in the Janus Pro architecture, this is the image directly taken from their research paper. Okay, you can go for and read the research paper using this following link in the PPT. yes. Okay, so there are two sections of the Janus Pro architecture. Hmm. One is understanding, and another is image generation. Okay, so this part is used to understand an image and give some kind of description or based or answer. So like doing the first task of the mllm, and the second part it is dedicated to generating an image. Okay, fine. And if you see the difference between the architecture of the Janus Pro and the Janus Flow architecture, so you will notice only a very minute difference. So Hmm. only here you can see that difference looks here, but also like we are saying that this is the difference, but I mean maybe we will have to look into it again. In the Janus Pro paper, they have not mentioned that they are using this rectified flow part. Yeah. Okay, that is there in the Janus flow, Hmm. but when you read the paper, you understand that they have directly tried to use the Janus flow architecture. Yeah. Okay, with a very minimalistic changes. So Yeah. what we are doing, we are assuming here that this rectified flow part is also there in the Janus Pro architecture. So if there is any correction, please you can, anyone can come and suggest us, and maybe if there is a Yeah, correction, we will I also also read notify that. everyone. So they have mentioned something regarding the ImageNet, which is the data, which is the famous data set of Google, जो Google का famous data set है Yeah. ImageNet. So उसका mention किया था कि they have removed that portion of that ImageNet training something. So yeah, I know that. Yes. Fine. सो हाँ, सो जो यहाँ पे जनरेशन इनकोडिंग के लिए वो इमेज नेट को यूज करते थे, सो उसको उन्होंने जेनस प्रो के अंदर हटा दिया, Yeah. राइट? ओके, so if we talk about the first part, that is understanding. Okay, so this is the architecture. I will, please look into it. So इस architecture के अंदर ये जो central portion है ना, that is our base LLM. So what we are calling it is the auto Auto regressive regressive transformer. transformer. So this will work as an LLM to us. ठीक है? Yeah. इसके अंदर ये जो ब्लू वाला पार्ट है, that is UND encoder, that represents the understanding encoder, Yeah. and the input to it is an image, Okay. राइट? Fine. और दूसरा इनपुट के अंदर इसके जो जा सकता है वो एक टेक्स्ट है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन XQ. सो whenever a language will go into a text tokenizer, right, and the output of the auto regressive transformer, that is LLM, will go into the text detokenizer, और जो कि उसका एक लैंग्वेज रिस्पॉन्स होगा. Correct. फाइन, सो इसको Correct. थोड़ा सा समझ लेते हैं. जी. So the story is that when you are giving a text as an input, जब टेक्स्ट को इनपुट के फॉर्म में देते हो तो वो टेक्स्ट टोकनाइजर के अंदर जाता है, और टेक्स्ट टोकनाइजर उसको प्रोसेस करता है और उससे टोकन्स क्रिएट करता है. जी. ठीक है? Then those tokens, each tokens of those texts are mapped into the vector embeddings. जैसे हम टेक्स्ट की एनएलपी के अंदर इम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं किसी भी टेक्स्ट का, उस तरीके से हम इसके अंदर हम इम्बेडिंग वेक्टर्स क्रिएट करेंगे. Yes. ठीक है? दूसरा चीज कि व्हेन द इमेज इज एन इनपुट, सो वो जाता है अंडरस्टैंडिंग इनकोडर के अंदर, और अंडरस्टैंडिंग इनकोडर क्या करता है, उसका टोकनाइजेशन करता है, इमेज का टोकनाइजेशन, and then tries to convert that into a embedding vector. Yes.
ठीक है, That relevant to text to compare that text with that. Got it. यस यस, सो इसको क्या करता है कि एक टेक्स्ट है, उसका एम्बेडिंग वेक्टर क्रिएट किया, इमेज है, उसके भी एम्बेडिंग वेक्टर्स क्रिएट करे, Yes. और ये इमेज को प्रोसेस करने के लिए जो ये एल्गोरिदम, जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं और जो मॉडल यूज कर रहे हैं, वो उसका नाम है सिग्लिप. सो दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ अंडरस्टैंडिंग इनकोडर. ये सिग्लिप जो है वो ओपन एआई का एक पहले मॉडल आया था, Yes. जिसका नाम है क्लिप, राइट, Clip. जो कि क्या करता है कि वो भी क्या करता है, इमेज से एम्बेडिंग वेक्टर्स क्रिएट करता है. हम एम्बेडिंग वेक्टर्स के बारे में फिर से बात करेंगे. Okay. और ये जो सिग्लिप है, स्क्लिप के ऊपर से स्लाइट इंप्रूवमेंट है. Okay. Yes. So मैंने इसके बारे में पढ़ा था. दिस बोथ आर, जैसे आपने कहा कि क्लिप और सिग्लिप जो है दोनों ही ओपन एआई के. जिस सिग्लिप स्टैंड फॉर एक्चुअली सिग्मॉइड लॉस लैंग्वेज इमेज प्री ट्रेनिंग. सो इस पे जो सिग्लिप आया था, इस सिग्लिप ने एक्चुअली कंप्यूटेशन पावर कम कर दी थी क्लिप की. इट वाज परफॉर्मिंग सेम एज द क्लिप, बट जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज कंजम्पशन सिग्लिप ने कम कर दिया था, जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में. या ग्रेट, यस. सो ये तो इन लोगों का एक अचीवमेंट हमेशा से रहा है, लाइक दे आर यूजिंग वेरी लेस रिसोर्सेज, एंड व्हेन you are limited with the resources, we come up with the great ideas. So that's what they are also doing. So in this understanding encoder, what happens, एक इमेज जाता है, इमेज में से सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं पहले, और उन सभी फीचर्स के एम्बेडिंग वेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट. सो हमारे पास टेक्स्ट इनपुट के एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं, हमारे पास पूरे इमेजेस के एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं, और नाउ हम क्या करते हैं, इनको हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, एक दूसरे में मर्ज करते हैं. हाँ. राइट. सो टू मर्ज इट, और मर्ज करने के लिए क्या है कि हमें एक आइडेंटिफायर देना पड़ेगा, एक टैग देना पड़ेगा, जिससे समझ में आए कि इस एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर इमेज का एम्बेडिंग्स कौन से हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, और टेक्स्ट के एम्बेडिंग कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं. सो फॉर डूइंग दैट, एक वो लोग स्पेशल टोकन यूज करते हैं, जिसको BOI, बिफोर द इमेज, एंड द EOI, एंड ऑफ द इमेज. इन स्पेशल टोकन्स को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इमेज एंड द टेक्स्ट एम्बेडिंग्स. इज इट राइट टिल हियर? या, करेक्ट. ग्रेट. सो नाउ व्हाट, तो हमारे LLM के पास क्या गया, LLM के पास एक सीक्वेंस ऑफ एम्बेडिंग वेक्टर्स थे, जिसमें बहुत सारे एम्बेडिंग्स हैं, राइट. एक सीक्वेंस ऑफ एम्बेडिंग वेक्टर्स के, जो कि उसको हैबिट है ऐसे एम्बेडिंग वेक्टर्स से डील करने का. जब हम कोई टेक्स्ट इनपुट भी देते हैं, तो वो भी उसके पास एक एम्बेडिंग वेक्टर्स के सीक्वेंस ऑफ एम्बेडिंग वेक्टर्स के फॉर्म में ही जाता है. हमारे कंप्लीट टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट किया जाता है, हर एक टोकन को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, और हमारा पूरा जो टेक्सचुअल इनपुट है will go as a sequence of embedding vectors into the LLM. Or LLM is very good at predicting the next token based on the sequence of the text input embedding vectors. Input embeddings. तो input embedding vectors गए, and our LLM is very good at predicting the next token. Yeah. ठीक है. So that what it does, कि हमारे पास अभी भी इमेज को भी हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट को भी कर दिया, LLM को दे दिया. नाउ LLM will predict the next token. That means it will start creating the response. Yeah. Right? और वो भी किसके फॉर्म में आएंगे, वो डिकोडेड होंगे, राइट. So they will be decoded. Encoded. So to decode it and make it into a simple language, we use a text detokenizer there. Right? Yeah. So what does the text detokenizer does is कि उस encoded language को लेता है और उसको एक simple language में convert कर देता है. Yeah. So this is the part of understanding an image. So इससे क्या हुआ कि हमारे LLM ने image के साथ में अगर कोई query आई है, इन दोनों को as an input लिया और एक textual output दे दिया image को समझ के. Is it clear till here? जी. Okay. So let's go ahead. ये वाला सेक्शन मैंने थोड़ा सा ऐड किया है जस्ट टू टेल कि ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शंस के अंदर अगर किसी को डाउट है कि किस तरीके से होता है, तो कोई भी LLM जो होता है वो क्या करता है कि जितना भी हिस्टोरिकल उसके पास टेक्स्ट है और टोकन्स हैं, टेक्स्ट को हमने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया,
उसको देख करके वो नेक्स्ट वर्ड की प्रिडिक्शन करता है। हम्म आप इस जब इफ यू सी दिस mathematical formula, so this p represents a probability. हम्म Forget about the log. Log is just to scale it in some or the other way. या ठीक है? So p represents a probability. You will see here x I plus 1. तो इसका मतलब क्या है इस फंक्शन का कि एक्स आई प्लस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई प्लस वन गिवन एक्स वन से लेकर के एक्स आई एक्स आई, तक, ओके, यानी कि एक्स आई तक जितना भी सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस आया है उसको देख करके आपको नेक्स्ट आई प्लस वन, टोकन की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करनी है। करेक्ट, ठीक है, और वो क्या करता है कि नेक्स्ट टोकन्स की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता जाता है, और जिस समेशन से हमारा क्या बनता है, एक तरीके से हम चाहते हैं कि जितने भी टोकन्स आए जो प्रिडिक्ट करेगा उन सभी के प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम कर दें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन इस तरीके से होते हैं कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आए। जैसे हम किसी दूसरे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर क्या करते हैं, दूसरे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर को अगर हमने लॉस फंक्शन मान लिया तो हम क्या करते हैं कि उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। यस, यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। सो यहाँ पे x एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स है, p प्रोबेबिलिटी है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यस, LLM आगे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन कैसे करता है। या, सो वही चीज यहाँ पर हुआ है। वेट, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट टोकन वेट, प्रेडिक्शन के जस्ट फॉर्म में जस्ट वेट, वो यूज करते हुए आंसर दे दिया। इज जस्ट इट वेट, गुड? या वेट, फाइन, सो नेक्स्ट सेक्शन है इमेज जनरेशन वाला। ठीक है, सो हमने जो इस पेपर में देखा था दो पार्ट में है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला हमने अभी And one डिस्कस is कर image लिया, generation. अनदर सेक्शन इज इमेज जनरेशन। सो इमेज जनरेशन का आर्किटेक्चर को एक बार देख लेते हैं। जी, सो इमेज जनरेशन के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, टेक्स्ट टोकनाइजर या, एंड जनरेशन इनकोडर। ठीक है, सो बेसिकली ये सेक्शन क्या करता है कि इसमें आप टेक्स्ट को एज एन इनपुट देते हो, ठीक है, और आपको जो आउटपुट में मिलता है वो एक इमेज जनरेट होकर के मिलता है। ठीक है, सो इफ यू गिव अ टेक्स्ट एज एन इनपुट, सो वो कहां से जाएगा, जैसे कि पिछले अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में जाता था, टेक्स्ट टोकनाइजर के अंदर जाता था। टेक्स्ट टोकनाइजर क्या करता है, उसके टोकन्स क्रिएट करता है और एम्बेडिंग वेक्टर्स क्रिएट करता है, करेक्ट, राइट, और वो एम्बेडिंग वेक्टर्स फिर हमारे इस ट्रांसफॉर्मर में यानी एलएलएम में जाते हैं। ठीक है, इस एलएलएम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक लामा जेन का एक मॉडल है वीक्यू टोकनाइजर। ठीक है, वेक्टर तो क्वांटाइजेशन, वीक्यू टोकनाइजर क्या करता है, उसके पास में वीक्यू टोकनाइजर हैज और बहुत सारे इमेजेस के छोटे छोटे पैचेस के वेक्टर एम्बेडिंग्स हैं, यस, राइट। इट इज अ प्री ट्रेन्ड मॉडल जिसके अंदर क्या है कि इमेजेस हैं, उनके हर एक छोटे छोटे पैचेस के उसके पास एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं, और उसके हर एक एम्बेडिंग वेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसके पास उसने एक आईडी है उसके पास। Yes. ठीक है, सो हम मॉडल के पास वो इंफॉर्मेशन पहले से है, हमारा टेक्स्ट जब जाता है सो मॉडल उस एम्बेडिंग को यूज करके कोशिश करता है इस वीक्यू टोकनाइजर के अंदर जो एम्बेडिंग्स हैं उससे बेस्ट पैच को मैच कराने की, उन एम्बेडिंग्स की मैचिंग कराता है एक दूसरे के साथ। यस, सो इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, एक वर्ड ये यूज करते हैं कोड बुक। सो यस, कोड बुक में भी क्या होता है, जैसे कि कोई लेट्स सपोज आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, सॉर्ट ऑफ सनसेट माउंटेन और जो भी आपने प्रॉम्प्ट में अपने लिखा हुआ है, सो वो टोकन्स एक्सट्रैक्ट करता है, वो टोकन से वो कोड बुक के अंदर बहुत सारे रेलिवेंट इमेजेस होती है, तो उन इमेजेस से रेलिवेंट इमेजेस, वो जो रेलिवेंट इमेजेस निकालेगा वो दैट इज अ क्वांटाइजेशन समथिंग दे हैव मेंशन्ड। सो कोड बुक के अंदर ऐसे बहुत सारी इमेजेस होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस वी कैन से। यस यस, सो कोड बुक के अंदर वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस है और इमेजेस के एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं एक्चुअली, या वेक्टर एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं। जी, तो जब टेक्स्ट को हमने एम्बेडिंग वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास कोड बुक के अंदर भी इमेजेस के एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डॉग आया टेक्स्ट के अंदर, सो उस डॉग का एक एम्बेडिंग वेक्टर जनरेट हुआ और हम मॉडल क्या करेगा, एलएलएम, वो देखेगा कि ये वाला जो टेक्स्ट के अंदर जो एम्बेडिंग आया है वो इस कोड बुक के अंदर किस एम्बेडिंग से बेस्ट मैच हो रहा है। जी, ठीक है, फिर जिसके साथ वो बेस्ट मैच हो जाएगा उस कोड बुक के एम्बेडिंग वेक्टर की आईडी
असाइन कर देगा इस टेक्स्ट के टोकन को। यस ठीक है, सो जितने भी टेक्स्ट के टोकन होंगे इन सीक्वेंस, वो यस सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एक आईडी असाइन हो जाएगी, और वो आईडी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? वो आईडी रिप्रेजेंट करेगी एक विजुअल को। हाँ, इट्स विजुअल इनकोडेड जो भी होगा उसका, कि इसे हाँ, इस चीज को रेफर करना है। लेट्स सपोज कैमरा, ट्रीज, माउंटेन, जो भी इनकोडेड आईडी होगी उस आईडी के अगेंस्ट। करेक्ट। यस। सो हर एक टेक्स्ट इमेज को हम एक विजुअल के साथ में इनकोड कर देंगे। हम्म। ठीक है, सो अब हमारे पास टेक्स्ट है, और वो किस फॉर्म में हमारे पास इनकोडेड है? वो इनकोडेड है इमेज के सीन्स के सीक्वेंस के फॉर्म में। या आप उस तरीके से सोच सकते हो, हर एक टेक्स्ट एक सीन ऑफ इमेज के फॉर्म में हमारे पास इनकोडेड एक सीक्वेंस में हमारे पास अवेलेबल है। राइट, फिर ये जो सीक्वेंस है, ये किसके पास जाता है? इमेज के पास, इमेज डिकोडर के पास जाता है, क्योंकि ये तो एक डिकोडेड फॉर्म में है। और इमेज डिकोडर क्या करता है? इसको एक फाइनल इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको देता है। यस इज इट करेक्टेड नाउ? यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्टेड। सो या सॉर्ट ऑफ फ्लो जो आपने बताया, पहले कुछ प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट से कुछ टेक्स्ट आया, टेक्स्ट का कुछ वेक्टर जनरेट हुआ, उस वेक्टर के अंदर उसने कोड बुक से रेलिवेंट इमेजेस फाइंड करी, उस रेलिवेंट इमेजेस का जो विजुअल वेक्टर होगा बेसिकली, उस विजुअल वेक्टर की एक आईडी असाइन करी। फिर उस आईडी से असाइन जो पैचेस आपने बताया कि पैच बाय पैच वो चल रहा है, फिर उसने अलाइन कर दिया इमेजेस को, और फिर उसके बाद में एक समझो वो होता है इमेज सिंथेसाइज से उसको थोड़ा सा क्वालिटी, हाई क्वालिटी में करके उसके सारे पैचेस, फिर उसके सारे व्हाट आई कैन से मींस सारे पीसेस को जोड़ करके उसने हमें नई इमेज दी हाई क्वालिटी में। यस दैट्स यस, ऑल आई कैन से। सो दैट इज द स्टोरी। राइट, थोड़ा सा बात हम वीक्यू टोकेनाइजर के बारे में कर लेते हैं। तो वीक्यू टोकेनाइजर क्या करता है? जैसे उसके पास एक कोई इमेज है, तो उस पूरे इमेज को वो मल्टीपल स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर, जो कि उसका साइज जो होता है, पिक्सल साइज, वो Yes. पहले से फिक्स्ड है, वो पीसीज में ब्रेक कर लेता है उसको। ठीक है, और वो हर एक पीस को एक वर्ड की तरह ट्रीट करता है। Yeah. ठीक है, और एक कोड बुक होता है, कोड बुक के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे प्री ट्रेन्ड फीचर वेक्टर्स होते हैं, Yes. जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और फिर वीक्यू टोकेनाइजर क्या कर देता है कि जो वो वर्ड आया ना, ठीक है, जो वो स्मॉल पैच आया, ठीक है, उस पैच का को वो क्या कर देता है कि इस कोड बुक के अंदर जो प्री लर्न फीचर वेक्टर्स है, उसके क्लोजेस्ट मैच से इसकी मैचिंग कराता है। जी। ठीक है, तो ईच स्मॉल पैच उसको एक यूनिक आईडी मिल जाती है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? कोड बुक के अंदर जो फीचर वेक्टर है, उस फीचर वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक उसको आईडी मिल जाती है। यस। ठीक है, सो आफ्टर ऑल पैचेस आर असाइंड an ID, we get a sequence of numbers that represents the image. Right? So finally, we have a sequence of IDs that can represent a whole image. Yeah. Fine. फिर what we do is, because image क्या होता है? Image is in the form of a 2D structure, so we do flatten it in a one dimensional and then feed it to any LLM. Okay, and what LLM as usual, what it can do is it can predict the next token. Right, it can predict the next token. So what do we have? We have a sequence of IDs means feature vectors, and we feed it to the LLM, and LLM now what it will predict is next token. And another thing, अभी हम जो चाहते हैं अपने इस LLM से, हम वो चाहते हैं कि वो एक इमेज प्रिडिक्ट करे, एक टेक्स्ट को प्रिडिक्ट ना करे। ठीक है, सो वो इस इमेज को प्रिडिक्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इमेज प्रिडिक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसका जो जनरल हेड है, जो प्रिडिक्शन का, जो कि एक टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करता है, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो वी रिमूव the head of the LLM and replace it with another head that will predict the image tokens. Yes. अभी हमें आइडिया तो पता चल गया कि वो कोड बुक के अंदर हमारे पास एक तरीके से इमेज के टोकन्स का एम्बेडिंग्स है, तो उन्हीं को इसको प्रिडिक्ट करना है। Yeah. ठीक है, सो
व्हेन वी रिप्लेस दिस, सो क्या होता है कि हमारा एलएलएम इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग अ वर्ड इट स्टार्ट प्रिडिक्टिंग अ टोकन फॉर फॉर एन इमेज। सो Yeah. इमेज के एक स्मॉल से पोर्शन को वो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। और वो हमारे इमेज डिकोडर के अंदर डिकोडर में जाता जाता है, इमेज डिकोडर के अंदर जाता है जिससे एक इमेज बनती है, है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारे पास इमेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक बहुत ही नॉइजी फॉर्म में होगा, बिकॉज दीज स्मॉल टोकन्स प्रेडिक्टेड बाय द एलएलएम विल नॉट बी इन अ सीक्वेंस, वो Yeah. एक ऐसे फॉर्म में नहीं होंगे जिससे एक फाइनल इमेज बन सके। Yes. तो उसको फिक्स करने के लिए वी यूज द रेक्टिफाइड फ्लो एल्गोरिथम। Hmm. Okay, so what does the rectified flow algorithm does is that it calculates the velocity. So there is a target image, the final image. It tries to find out a direction. Like from a noisy image, we want to achieve a very high quality image. So it tries to find the direction of of the flow, and then each iteration it tries to make a change in an image जो कि उस नॉइजी इमेज को फाइनल जो इमेज आने वाला है होना चाहिए उसके डायरेक्शन में उसको लेकर के जाता है। सो सपोज यहाँ पे ये जेड जो है, Hmm. इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होगे, Yes. ZT जेड plus UT. एक हमारा एक इमेज है, Yes. So there ठीक is है। some image vector जो image reconstruct करने के लिए उसने एक iteration में vectors को shift किया until the image got reconstructed. यस यस यस। सो जेड इज एन इमेज Hmm. एट टाइम टी, Yeah. ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इंटरवल के ऊपर यानी कि जेड टी प्लस डेल्टा टी, Yeah. ओके, इस यानी कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल के अंदर इट विल ऐड अ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इज दिस वेलोसिटी, Some change in दिस इज vector velocity. Yeah. represented by What? vt Yeah. That you're saying. into dt। Hmm. सो चेंज इन इमेज, और इन दोनों को समेशन करके इट क्रिएट्स अ न्यू इमेज, and Yeah. then again this new image goes into this generation encoder. What does this generation encoder does is again converts that generated image in the form of vector embeddings, okay, again it goes back to the llm, and llm creates a next set of sequence of image tokens। Is Yeah. it okay? Yeah. Got it. फाइन। सो आई हैव मेंशन्ड, मैंने यहाँ पे कुछ ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो दिस डी जेड टी बाई डी टी ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी वेक्टर को। Yeah. वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्रिएट होता है कि हम एक फाइनल इमेज को माइंड में रखते हैं जो कि हमारा एक्स है। इस नीचे वाले फॉर्मूला में आप देखोगे एक्स हमारा फाइनल इमेज है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। जी। जेड नॉट एक इनिशियल इमेज है जो कि एक नॉइस है, Hmm. ठीक है। सो इनिशियल जो डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस जेड नॉट, यानी Yes. कि ओरिजिनल इमेज माइनस नॉइस। सो दिस इज Yes. द फाइनल, एंड देयर इज अ वेलोसिटी वेक्टर, राइट। Yeah. सो हम इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है। Okay. सो Okay. मिनिमम डिस्टेंस पता चलता है, Hmm. एंड वो क्या करता है कि इसको इसकी इसने स्क्वायर करी हुई है, ठीक है। Yes. तो जिस तरीके से हम मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करते हैं ना, Yeah. मीन स्क्वायर एरर की वो जल्दी से हमारा जो मॉडल है मिनिमा की ओर आ जाए। सो Yes. उसी That जो इस loss बार होता है, loss को shift करते करते loss को shift करते करते until the minima that you said. यस यस यस। सो वो सेम प्रोसेस को यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को टू कीप इट ऑन द राइट पाथ, राइट ट्रैक, वो क्या कर देता है, इन दोनों के डिफरेंस लेता है, डिफरेंस लेता है और उसको स्क्वायर कर देता है ताकि ये अपने मिनिमम डिस्टेंस वाले रास्ते के ऊपर ही इंप्रूव करता रहे, Yeah. ठीक है। और इसी फंक्शन को ये मिनिमाइज करता है। जी। तो ये रेक्टिफाइड फ्लो था जिससे कि Understood. इमेज जो है इटरेटिव वे में अच्छा होता जाता है। Yeah. फाइन। Hmm. So do you have to add anything here? No, it's pretty much clear. So yeah, that was the interesting part. That performance. We'll discuss on the performance. Yes. So let's see the performance and see कि how dominant is the Janus Pro model is। पहला जो पार्ट ये इमेज जो शो कर रहा है उसमें एवरेज परफॉर्मेंस ऑन 4 मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग बेंचमार्क, यानी Yes. कि ये वाला जो
टास्क है, हमारा इमेज अंडरस्टैंडिंग टास्क के ऊपर टेस्ट हुआ है ये मॉडल। यस। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट दूसरे मॉडल्स हैं कि ये लावा फैमिली, सो जीरो फैमिली, सो इन सभी के कंपैरिजन में द जेनस प्रो 7 बिलियन एंड 1 बिलियन दे आर द स्टार्स। इफ यू सी जो जेनस प्रो का 1 बिलियन वाला जो है, एक्चुअली इट्स 1.5 बिलियन, तो 1.5 बिलियन वाला जो मॉडल है उनका, 1 या 1.5 जो भी है, हाँ, that is comparable to the 7 billion model of this lava V1.5. Yes, yes, we 1.5 this one, this green one, right? So comparable 1 billion पे उन्होंने मतलब इतना अच्छा मॉडल बना दिया कि 7 बिलियन को टक्कर दे रहा है। नाइस। Yes, yes. So this is a very good model. और अगर हम इसको इमेज जनरेशन के टास्क के ऊपर भी टेस्ट करें, सो सी ऑल दीज मॉडल्स, जिसके अंदर ये ब्लू वाले जो दोनों मॉडल्स हैं, दे आर जेनस प्रो जेनस एंड जेनस प्रो। मॉडल्स, हाँ, जेनस एंड जेनस प्रो। सो यू कैन सी द परफॉर्मेंस। आई गेस कि जो Everywhere इसमें it's बेस्ट high. परफॉर्मिंग मॉडल है Everywhere वो it's high. सभी के अंदर जेनस प्रो ही है। Correct. And the second best one is this gray one. So I think it should be Is SD SD3 SD3 medium. medium. Yes. SD3 medium, yeah, yeah. So this is the second best model, but Yeah. यहाँ पे like unanimously it is the best model there, Correct. right? It's interesting. So yeah, so बहुत सारा I like we have a lot of expectations now AI community से और deep seek से भी they are doing very good, and I hope that a lot of different companies especially in India has also come that can develop models better than DeepSeek, OpenAI, and yeah, this is with hoping all the best for the industry. And I think this is it from my side. You want to do any No, no, closing it was remarks, great Shreyas? actually discussing actually what I said, discuss most of the points you put about this Genus Pro. So it was pretty much well, and that calculation was absolutely means great. You told about the how loss is working to shift the vectors for reduce the noise and getting that was in rectified flow to get that good quality of image. Yeah. So everything that you have covered is I think pretty much whatever I just read and learned about this 7 Pro, you have covered all things. So या लेकिन सुयस लाइक एक प्रॉब्लम अभी है, हमने इसके अंदर इसके ट्रेनिंग प्रोसेस को डिस्कस नहीं किया है ऑलरेडी, ये correct, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा correct, था। correct, correct, सो correct. मे बी वी कैन डिस्कस दैट ट्रेनिंग प्रोसेस समटाइम एल्स। Yeah, तभी के तब तक के लिए आई गेस दिस इज इट फ्रॉम दिस पेपर, एंड मे बी सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीक। yeah. Thank you. So yeah, guys. या So here we have covered this Genus Pro 7 billion parameter. So next time we'll see which topic we have to bring. So हम अगले टॉपिक के साथ में आएंगे, और हो सकता है कि हमारे थोड़ा सा पाइपलाइन में है कि हम डीप सीक के प्लेग्राउंड के साथ भी कुछ वीडियो बनाएं, और वहाँ पर भी कुछ हमें मिलता है तो अच्छा, फॉर श्योर हम विल शेयर विथ यू। फाइन, थैंक यू, यस यस, थैंक यू विवेक। एंड वी विल कीप इम्प्रूविंग, वी विल या कीप इम्प्रूविंग। अभी हमारा स्टार्टिंग है, हम लोग थोड़ा सा ट्राई कोशिश कर रहे हैं, बट वी विल कीप इम्प्रूविंग। या ओके, श्योर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सुरेश, बाय बाय।